हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट फर्स्ट विजिट कीजिए। देखो, पार्ट फर्स्ट में अपन ने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उसे बैलेंस कैसे करते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी से अपना मीनिंग ये है कि केमिकल इक्वेशन से अपन को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। ठीक है, तो देखो क्या क्या पता चल जाता है। पहला पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन से अपन एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। किसके बारे में? रिएक्टेंट्स के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। कौन सी इंफॉर्मेशन? उनके नंबर कितने हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलता है तो उनका मास निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास सम करके। ठीक है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में, तो वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। सेकंड, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन कंडीशन। ये रिएक्शन कंडीशन के बारे में भी क्या बताता है? किसके बारे में बताता है? रिएक्शन कंडीशन के बारे में भी बताता है। अब रिएक्शन कंडीशन कौन कौन सी होती है? देखो, रिएक्शन कंडीशन मतलब टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कौन सा। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, क्या लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, लाइट की एब्सेंस में होती है। और भी बहुत सारी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर रिएक्शन होती है या नहीं होती है। जो भी रिएक्शन कंडीशन हो वो अपन को किससे पता चल जाती है? केमिकल इक्वेशन से। कैसे पता चलेगी? ये सारी रिएक्शन कंडीशन अपन कहां पर लिखते हैं? एरो के ऊपर या नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इससे ये भी पता चल जाता है कि रिएक्शन होते समय हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। बोले तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। कैसे पता चलेगा? अगर प्रोडक्ट लिखने के साथ में अपन प्लस लगाकर हीट लिखते हैं, इसका मतलब हीट रिलीज होगी, रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। और माइनस लगाकर हीट लिखते हैं, इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। और हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। देखो, अगर बीच में ऐसे एरो लगाए, सिंगल एरो लगाए, तो उसका क्या मतलब होगा कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। और अगर अपन वो ऐसे वाला एरो लगाए, कैसे ये वाला एरो लगाए, तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और इसे क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अपन को किससे पता चल सकती है? केमिकल इक्वेशन से। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि लिमिटेशन क्या है। अगेन, लिमिटेशन से अपना मीनिंग है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं चलता। तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ये है कि अपन को ये पता नहीं चलता कि एक इक्वेशन जो लिखी हुई है वो सच में होती भी है या नहीं होती। कैसे? जैसे अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी और ए बी, ठीक है, तो ऐसे तो ये रिएक्शन सही है, पर ए बी क्या है और ए और बी के बीच में क्या सच में रिएक्शन होगी या नहीं? मैं किसी की भी रिएक्शन लिख सकता हूं, कोई भी दो रिएक्टेंट लिख दो और उसके बीच में प्लस लगाओ, एरो लगा के उधर लिख दो, तो ये पता नहीं चलता इक्वेशन देख के कि ये सच में दुनिया में ये होती है रिएक्शन या नहीं होती। इसका बारे में पता नहीं चल सकता। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि सच में ये रिएक्शन होगी तो क्या पूरी तरह से कंप्लीट होगी, कब होगी, ये सब इंफॉर्मेशन अपन को किससे पता नहीं चलती? इक्वेशन से। एक और चीज जो पता नहीं चलती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता नहीं चलती। कंसंट्रेशन बोले तो जब इनको लेंगे तो इनकी कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी दूसरे से रिएक्शन करने के लिए, अगर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए कितनी अमाउंट डालेंगे, ये सब निकाल तो सकते हैं अपन, लेकिन डायरेक्टली पता नहीं चलता इक्वेशन देख के। इसलिए अपन ने क्या लिखा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट क्लियर बाय केमिकल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने था केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी और लिमिटेशन। ठीक है, इसके साथ अपने केमिकल इक्वेशन पूरी होती है। उसकी डेफिनेशन देख ली, उसे लिखते कैसे हैं वो देख लिया, उसके जो राइटिंग के मेथड्स थे वो देख लिए, उसे बैलेंस कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी और लिमिटेशन सब कुछ हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, उससे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट टोटल मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, या फिर इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाई इक्वेशन शुड बी बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो देखो इसको अच्छे से समझने से पहले ये समझते हैं। देखो, नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कुछ फंडामेंटल रूल फॉलो करते हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। क्या होता है ये
कि किसी भी प्रोसेस में एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही क्या होती है डिस्ट्रॉय होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक वैसे वैसे मास भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मास को क्रिएट नहीं कर सकते। एक मास दूसरे मास के टुकड़ों के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है पर टोटल मास सेम रहेगा। तो केमिकल रिएक्शन भी इसको फॉलो करेगी, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। तो उसे अपने शो करना है कि भाई देखो केमिकल इक्वेशन में भी क्या रहा, मास कंजर्व रहा। तो एकदम सिंपल सा एक रिएक्शन लेते हैं 2Mg + O2 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें अपन क्या करते हैं, अपन ने 9th में एटॉमिक मास नंबर सीखे थे, तो उन एटॉमिक मास को सम करके अपन क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल का मास दोनों साइड में निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ मास इक्वल आता है या नहीं आता। तो देखो Mg का मास कितना होता है 24, कितना होता है 24, और ट्वाइस ऑफ Mg तो बोले तो 24 × 2 कितना हो जाएगा 48। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 2 × 16 कितना हो जाएगा 32, दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा 80। एकदम सिंपल। आगे चलते हैं 2MgO, Mg और O, Mg का होता है 24, O का होता है 16, दोनों को ऐड कर देंगे, आगे 2 है इसलिए 2 लगा देंगे, तो ट्वाइस ऑफ 40 कितना हो जाएगा 80। इस तरफ भी 80 आ रहा है, इस तरफ भी 80 आ रहा है, बोले तो मास क्या रहा, सेम रहा, बस मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। पहले 48 और 32 के फॉर्म में था, अब एक साथ किसके फॉर्म में, 80 के फॉर्म में, लेकिन टोटल मास क्या रह रहा है, उतने का उतना ही। एक और चीज, ये इक्वल तभी आ रहे हैं जब ये आगे वाले नंबर काउंट करें, ठीक है। अगर सपोज करो ये 2 नहीं होता तो यहाँ कितना आता, 40 आता। इसका मतलब ये नंबर लगाकर अपन को इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो इस टॉपिक में अपन को डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या करनी है, स्टडी करनी है। पहले अपन 4 टाइप देखेंगे, एडिशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इन 4 के एग्जाम्पल देखकर एग्जाम में इसको आइडेंटिफाई करना भी आता है कि भाई इन जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से एडिशन कौन सी है, डिसोसिएशन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है। तो पहले इन 4 को अलग से स्टडी करेंगे तो अच्छे से इनके पैटर्न को भी समझे। याद तो करना ही आपको, साथ में इनके पैटर्न को देखें कि क्या देखकर पता चलेगा कि एडिशन है, डिसोसिएशन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन रिएक्शन। ऐड करना अपन सबको पता है, जैसे मैं बोलूं 2 + 4 = क्या होगा 6, तो पहले कितने नंबर थे 2, बाद में कितना नंबर है 1। वैसे कि वैसे पहले 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, वो रिएक्शन करने के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना, एक प्रोडक्ट। तो अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product is known as addition reaction। एकदम सिंपल सा तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। वो क्या है कि अगर रिएक्शन वाली साइड में प्लस का साइन दिखे, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लस का मतलब जब एक से ज्यादा तरह के रिएक्टेंट होते हैं तो प्लस लगाते हैं, तो यहाँ प्लस दिखने का मतलब रिएक्टेंट एक से ज्यादा तरह के, लेकिन प्रोडक्ट साइड में एक भी प्लस देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्मूला चाहे कितना भी बड़ा हो, बीच में प्लस नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, वो एक ही प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन साइड में प्लस दिखे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नहीं दिखे तो इसका मतलब वो रिएक्शन कौन सी होगी, एडिशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। तो देखो कोल को C से डिनोट करते हैं, कार्बन होता है, तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो C + O2 CO2। तो यहाँ पर कितने जने हैं, 2। कैसे पता चला, देखो बीच में प्लस लगा हुआ तो 1 और 1 2 हो गए। यहाँ पर नहीं है, ये एक ही है, तो ये दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना। ठीक ऐसे कैसे Mg + O2 MgO। और हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन, ये पिछले साल आपके हाफ ईयरली में पूछी गई थी। H2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, उस पे H2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2 करेंगे तो क्या आ जाएगा CH3। एक एक H यहाँ पर जोड़ दिया, पहले H2 था वहां H3 कर दिया, यहाँ H2 था H3 कर दिया, ये डबल बॉन्ड था इसको सिंगल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, ये अपने किसके एग्जाम्पल थे, एडिशन रिएक्शन के। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट कितना होता है, एक ही। और रिएक्टेंट 2 से ज्यादा है, कैसे पता करेंगे कि उनके बीच में क्या लगा होगा, प्लस लगा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ABC, अब ये कितने जन है, तो ये अभी तक एक ही जन है। अगर मैं यहां प्लस लगा देता हूं तो अब कितने हो गए, 2। अगर यहां पे भी प्लस लगा देता हूं तो अब कितने हो गए, 3। ठीक है,
तो बेसिकली क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो और प्रोडक्ट एक हो तो वो क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन। इसका ठीक उल्टा कौन सी होगी, डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट तो एक ही होगा, प्रोडक्ट जो होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे। तो ऐसा लगेगा कि वो एक सिंगल रिएक्टेंट जो था वो ब्रेक हो गया, किसमें, 2 और मोर प्रोडक्ट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज नॉन एज डिसोसिएशन रिएक्शन। ये एक रिएक्टेंट था, ये ब्रेक होकर 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब ब्रेक होने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एनर्जी, और वो एनर्जी हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट किसी के फॉर्म में ली जा सकती है। तो अगर हीट लेकर अगर डिसोसिएशन हो तो उसे कहेंगे थर्मल डिसोसिएशन, लाइट से अगर डिसोसिएशन हो तो उसे कहेंगे फोटो डिसोसिएशन, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर डिसोसिएशन हो तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन ड्यू टू हीट, थर्मल डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ड्यू टू लाइट, फोटो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल देखना है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये फॉर्मूला चाहे कैसा भी हो, बीच में कहीं प्लस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एक ही रिएक्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट को आम भाषा में लाइम स्टोन भी कहते हैं, चूने का पत्थर। ठीक है, उसको हीट देंगे तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। CaO को क्या रीड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम। और देखो हीट के लिए एरो के ऊपर हीट, या फिर ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, इस ट्रायंगल को भी क्या समझा जाएगा, हीट ही समझा जाएगा। ठीक है, फोटो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ड्यू टू लाइट, तो 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड H2 + Br2 में डिसोसिएट हो जाएगी, किसकी प्रेजेंस में, लाइट को डिनोट करने के लिए H न्यू, ये क्या है, H न्यू। बेसिकली H न्यू एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो लाइट की जगह H न्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन में क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। अब करंट पास करेंगे तो या तो रिएक्टेंट पहले से ही लिक्विड होना चाहिए, जैसे वाटर लिक्विड होता है, या फिर अगर वो सॉलिड है तो उसका किसी चीज में डिसॉल्व करके लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे वाटर में, जैसे NaCl। NaCl क्या होता है, सॉल्ट, ये तो सॉलिड होता है, जिसे पानी में घोल लेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये अपने कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे जो डिसोसिएट होते हैं वो कुछ उसके कंपोनेंट का एक पार्ट जो होगा वो कैथोड, और एक पार्ट किसकी तरफ जाएगा, एनोड, अपने चार्ज के हिसाब से। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन होता है वो तभी होता है जब कंपाउंड में आयन बने, बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बने, आयन। इसलिए इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन जनरली कौन शो करता है, आयनिक कंपाउंड शो करता है। कौन शो करता है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल है, ये अपने 2 रिएक्शन हो गई, कौन कौन सी, एडिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं कि रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो देखो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे ये एक कंपाउंड था, इसमें इसकी रिएक्शन C से कराई तो C ने क्या किया, A को उसकी जगह से हटा दिया, उसकी जगह खुद आ गया। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब पहली चीज अपन ये देखते हैं कि इस तरह की रिएक्शन को पहली 2 रिएक्शन से अलग कैसे करते हैं। तो पहली 2 रिएक्शन थी एडिशन और डिसोसिएशन। तो एडिशन को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका था कि रिएक्टेंट की साइड में प्लस था और प्रोडक्ट की साइड में प्लस नहीं था, तो वो कौन सी होगी, एडिशन। जो दूसरी थी डिसोसिएशन रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट की साइड में प्लस नहीं था और प्रोडक्ट की साइड में क्या होगा, प्लस होगा, तो वो कौन सी हो जाएगी, डिसोसिएशन रिएक्शन। अब है तीसरी, इसमें पहली चीज तो दोनों ही तरफ क्या है, प्लस है, तो उन दोनों से तो ये अलग हो गई। अब आगे यहां पर कोई एक चीज एटम या कुछ लिखा होगा, वो किसी कंपाउंड में से किसी दूसरी चीज को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो अपन समझ जाएंगे कि यहां जो लिखी हुई है वो उस जगह पर आ गई। तो पहले 2 से तो अलग थी और रिप्लेसमेंट भी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वापस अपना टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन उठता है कि C ने A को क्यों हटाया, क्या कारण है इसका। तो ऑब्वियस थिंग है, कोई किसी चीज को या कोई पर्सन किसी और पर्सन को क्यों रिप्लेस कर पाता है, तो क्यों कर पाता है, वो उससे ज्यादा पावरफुल हो। अब पावरफुल उसमें अलग अलग तरीके से हो सकता है। यहां केमिस्ट्री में पावरफुल का मतलब है कि C जो A से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव या ज्यादा एक्टिव है। तो C A से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से A को उसकी जगह से हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब मन में क्वेश्चन उठता है कि ये तो समझाने के लिए थी सर, अगर कोई रिएक्शन दे रखी हो तो अपन को कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन होगी या ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये रिप्लेस कर पाएगा ये पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे वाले को या नहीं। तो उससे समझने के लिए एक्टिविटी सीरीज दी गई। एक्टिविटी सीरीज क्या है? बेसिकली सीरीज ऑफ एलिमेंट है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जमाई गई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की है। इसका क्या मतलब है? जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। इसका मतलब अगर किन्हीं दो एलिमेंट को मैं कंपेयर करूं तो जैसे सपोज करो इन दोनों को करता हूं तो AL Zn से क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है। AL ऊपर आ रहा है, इसका मतलब AL जो है वो Zn को उसके कंपाउंड से हटा सकता है, लेकिन Zn जो है वो AL को उसके कंपाउंड से नहीं हटा सकता। एकदम सिंपल सा है अपन को। अब ये याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है यहाँ पर, बड़े आसानी से इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? प्लीज सेंड कैट मंकी एंड जेब्रा इन लार्ज हैवी केज, मेक श्योर गुड प्रोटेक्शन। आराम से सेंटेंस याद हो सकता है। P से क्या होगा? पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, L से लेड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर, M से मरकरी, S से सिल्वर, G से गोल्ड और P से क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज करो कि एक कंटेनर लिया और उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रखा है। अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। जब उसमें जिंक डालते हैं तो कलर गायब हो जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि Zn और Cu, देखो Zn ये यहां पर और Cu है यहां पर, इसका मतलब Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो जैसे ही जिंक डालेंगे CuSO4 की जिंक से रिएक्शन कराएंगे, जिंक क्या करेगा? Cu को हटा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा ZnSO4 और Cu को हटा दिया। अब जो ब्लू कलर था वो तो कॉपर सल्फेट की वजह से था, अब तो बन गया जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है, तो वो ब्लू कलर क्या होने लगेगा? गायब होने लगेगा। तो एग्जाम में जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अपन को क्या करना है? पहले ये इक्वेशन लिखनी है और फिर ये थ्योरी लिख देनी है कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, सो ये क्या करता है? कॉपर को रिप्लेस कर देता है, जिससे ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे कलर क्या हो जाएगा? गायब। और ये अपना एग्जाम्पल भी हो गया। ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए काम आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अपन करते हैं, देखो अपन अपना कंसेप्ट समझने के लिए क्या करते हैं, इधर 4 एक रिएक्शन लिखी हुई है। अब इस रिएक्शन को अपन को इस रिएक्टिविटी के बेसिस पे और रिप्लेसमेंट के क्राइटेरिया पर बताना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो पहली रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन है ZnSO4 और Cu। तो देखो और रिएक्शन होके क्या बना? CuSO4 और Zn। ये तब हो सकता है जब Cu Zn को हटाए। तो देखो Zn तो रहा यहां पर और Cu रहा यहां पर। अब Cu तो Zn से नीचे आता है तो Zn को कैसे हटाएगा? इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड H2SO4 प्लस Zn। तो देखो ये तब पॉसिबल है जब Zn H को हटा दे। तो Zn ऊपर है और H नीचे, इसका मतलब Zn हटा सकता है। तो जिंक जो है H2SO4 में से H को हटा देगा और हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। ये रिएक्शन अपन ने 5th चैप्टर में की थी, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। तो वो जो रिएक्शन थी वो बेसिकली कैसी थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ठीक है। नेक्स्ट है MgSO4 और Zn। MgSO4 की Zn से, तो देखो Mg तो ऊपर है, Zn नीचे, इसका मतलब Zn Mg को रिप्लेस नहीं कर सकता। H को कर सकता है क्योंकि H नीचे था, Mg को नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट है H2SO4, ये का ये लिया और इसकी Zn की जगह Cu से रिएक्शन करे और CuSO4H2। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? देखो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, इसका मतलब कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। देखो ये वहां पर एक क्वेश्चन भी था कि सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करते। देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है। कॉपर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएगा? रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से लर्न कर लें और ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर लर्न करें। बड़े आसानी से इस ट्रिक से क्या होगी? अपन को लर्न हो जाएगी। ये सेंटेंस याद कर लीजिए, ये हो जाएगी। इस तरीके से अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पूरा हो गया। नोट कर लो ये। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट, ये दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। वो अपने क्या करते हैं? आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। बी देखो डी की जगह आ जाएगा, डी बी की जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा? AD और CB, दो नए कंपाउंड बन गए। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं? डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब ये रिएक्शन को डबल रिप्लेसमेंट क्यों बोला? ऐसा लग रहा है जैसे 2 बार रिप्लेसमेंट हुआ है। एक बार क्या हुआ, सी डी जो है वो किसकी जगह आया है? बी की जगह। और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं बी किसकी जगह आया है? डी की जगह। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जो बेसिकली आयन एक्सचेंज से बनती है। एक कंपाउंड अपने आयन को दूसरे कंपाउंड के आयन के साथ क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। जैसे देखो CuSO4 और NaOH की रिएक्शन, CuSO4 के 2 आयन होते हैं, Cu+2 और SO4-2, और NaOH के क्या होते हैं? Na+ और OH-। अब देखो क्या हो रहा है, ये OH- तो है ना वो Cu+2 के साथ चला जाएगा, और SO4 किसके साथ चला जाएगा? Na के साथ। तो क्या बन जाएगा? CuOH2 और Na2SO4। तो पहले 2 कंपाउंड थे, उनके आयन जो पीछे वाले देखो SO4 OH की जगह, OH SO4 की जगह, और इससे 2 नए कंपाउंड बन गए। इस तरह की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। पहली 3 रिएक्शन से इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखो पहली 2 रिएक्शन से तो ये अलग है ही है, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है? प्लस। और डिस्प्लेसमेंट से कैसे अलग है? डिस्प्लेसमेंट में एक जो कंपाउंड होता है, यहाँ पे एक ग्रुप जो होता है वो रिप्लेस करता है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये अपन अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड। तो देखो नाम से क्लियर है, हाफ लाइफ बोले तो किसी चीज का आधा कन्वर्ट होना या आधी लाइफ बीत जाना। तो एक रिएक्शन में स्टार्टिंग में जितने रिएक्टेंट लेते हैं, उनके आधे रिएक्टेंट जिस टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को अपन क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, इसे टी हाफ से डिनोट करते हैं। अब ये टी हाफ के बेसिस पे अपन रिएक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। देखो जिसका टी हाफ बहुत कम है, बहुत कम का क्या मतलब है? सेकंड के भी फ्रैक्शन में, 10⁻⁻10 सेकंड, 10⁻12 सेकंड, वो तो क्या कहलाती है? स्लो फास्ट रिएक्शन। और स्लो रिएक्शन कौन सी होगी? जो कंप्लीट होने में या जिनका टी हाफ ईयर्स में या आवर्स में या मंथ में या डेज में हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? स्लो रिएक्शन। एकदम सिंपल सा है। जो रिएक्शन फास्टली कंप्लीट हो, फास्ट रिएक्शन, जो टाइम बहुत ज्यादा ले, जैसे घंटे ले ले, दिन ले ले, महीने या साल ले ले, वो अपने क्या कहलाएंगे? स्लो रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, अपन को बेसिकली इसमें एग्जाम्पल याद करने हैं। तो देखो फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं एसिड बेस की रिएक्शन। एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे ही उनको मिक्स करते हैं वैसे ही रिएक्शन हो जाती है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। ये करीब 10⁻⁻12 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, जो कि मेजर करना भी पॉसिबल नहीं। या फिर कोई आयनिक रिएक्शन हो, जैसे कि ये सिल्वर नाइट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करके AgCl और HNO3 बनाता है। बेसिकली ये एक तरह की क्या है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक तरह का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन के एग्जांपल रस्ट ऑफ आयरन। देखो अपन सब जानते हैं आयरन में रस्ट लगने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आयरन लाया, उसके ऊपर पानी गिराया और पाउडर बन गया, वो रस्ट जैसा पाउडर बन गया। ऐसा नहीं होता, वो टाइम लेता है। 1-2 दिन से लेकर वो सालों तक ले सकता है, जैसी कंडीशन हो। तो वो जो रिएक्शन है वो कैसी है? स्लो रिएक्शन। देखो आयरन, ये ऑक्सीजन लिखने का मतलब यहाँ एयर से, और H2O लिखने का मतलब यहाँ वाटर से। तो आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में आकर एक कंपाउंड बनाता है, जिसको क्या कहते हैं? रस्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको अलग से पूछी जा सकती है कि रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन लिख के दो, तो ये अपन को लिखनी है। इसके अलावा 2 एग्जांपल और, एक KClO3 जो है वो KCl और 3O2 में टूट रहा है। ये भी एक तरह की क्या है? स्लो रिएक्शन है। ये कौन सी तरह की रिएक्शन है? स्लो तो है ही है, साथ में कौन सी है? ये डिसोसिएशन है। देखो एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कैसी हुई? डिसोसिएशन रिएक्शन। और वो भी कौन सी? ट्रायंगल बना हुआ। ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? हीट देना। मतलब कौन सी हुई? थर्मल डिसोसिएशन। एक और एग्जांपल है एसिटिक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके इथाइल एसीटेट बनाता है। ये रिएक्शन भी क्या है? स्लो रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन में देखो आराम से याद कर सकते हैं, ये दोनों कंपाउंड याद कर लेना, CH3COH और C2H5OH। इधर से OH और इधर से H निकाल के क्या बना देंगे? H2O। ये CH3CO ऐसे कैसे लेना और C2H5 पीछे लगा देंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से अपने स्लो एंड फास्ट रिएक्शन और 4 रिएक्शन कौन सी? एडिशन,
डिसोसिएशन, रिप्लेसमेंट और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन पूरी होती है। इसके साथ ही ये वीडियो का पार्ट भी अपन कंप्लीट करते हैं। 2 पार्ट हो चुके हैं, आप दोनों को बार बार अच्छे से देख के अच्छे से रिवाइज कीजिए। और देखो, इक्वेशन लर्न करने में टाइम लगता है, तो आप इसको ऐसे मत सोचिए कि बाद में अच्छे से याद कर लेंगे, अभी के अभी याद कीजिए। अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत सिंपल होने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और खूब सारा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।